अनेक मरीज ऐसे होते हैं जो कर्ज लेकर के इलाज करवाने आते हैं। अब जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं, स्वास्थ्य पर जो खर्चा है उसको प्राइस इन इलास्टिक कहते हैं कि वो तो कितना पैसा भी हम चार्ज करें, इलाज तो करवाना पड़ेगा। तो अपनी मजबूरी में मरीज़ जो हैं वो बहुत कर्जा उठा करके आते हैं। और कई बार मन में ये बात भी आती है कि सपोज कर लो एक गरीब आदमी 20,000 रुपये कर्ज लेकर के आया है, उसके पास कोई साधन नहीं है। अब अस्पताल में खर्चा हो ही गया, क्या पता उसको बाद में कर्ज उतारने के लिए किस स्तर तक जाना पड़े, उसे बंधुआ होकर काम करना पड़े। हो सकता है उसके परिवार की किसी महिला को एक वेश्यावृत्ति सरीखे काम से गुजर जाना पड़े। तो मन में ये बात भी आती है कि इतना गरीब समाज हमारा है, अगर हम उसके प्रति कुछ भी योगदान, सकारात्मक योगदान करते हैं तो वो किसी न किसी रूप में ज़रूर फलित होगा। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। इस वक्त मैं डॉक्टर CD शर्मा के साथ बैठा हूं। वह पेशे से चिकित्सक हैं, सर्जन हैं। वह एक शांति अस्पताल गोहाना हरियाणा में चलाते हैं, जहां के इलाज के बारे में क्षेत्र में बहुत चर्चाएं हैं। न सिर्फ सस्ता इलाज है बल्कि बेहतर और अच्छा इलाज है। तो वह यह सब कैसे कर पाते हैं इस महंगाई के ज़माने में, कैसे संभव कर पाते हैं? दूसरा कि हर तरफ लूट मची है इलाज में, उसका मुकाबला कैसे करते हैं और कैसे नई पीढ़ी को उम्मीद देते हैं, इन तमाम सवालों पर हम बातचीत करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अजय प्रकाश जी, आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनज्वार मीडिया का शुक्रिया। एक्चुअली छात्र जीवन में मैं वामपंथी आंदोलन से जुड़ा था और उस समय हमारे ऊपर शहीद भगत सिंह का भी बहुत प्रभाव रहा। उसके चलते अपने देश की स्थितियों को देखते हुए जब मैं अपनी निजी प्रैक्टिस में उतरा, चिकित्सकीय क्षेत्र में उतरा, तो मन में तो ये भावनाएं थी कि हमारा देश अधिकांश गरीब लोगों का देश है और हमारे चिकित्सक बनने में भी, चूँकि हम सरकारी अस्पतालों में पढ़े हैं और वो सारा खर्चा जनता ही वहन करती है, तो इस प्रकार जनता के प्रति भी हमारा एक दायित्व है कि हम अपने उस ऋण से उऋण कैसे हों। ये बात हमारे मनों को कचोटती थी और मनों में थी। तो उसको लेकर के जब हम प्राइवेट प्रैक्टिस में आए तब हमारा ये मंतव्य रहा कि हम जनता के प्रति समर्पित हों और स्वास्थ्य क्षेत्र में हम न्यूनाति न्यून, कम से कम प्रॉफिट अर्जित करें ताकि हमारे परिवारों के खर्चे चल जाएं, हमारे कर्मचारियों के खर्चे चल जाएं और बाकी अधिक कुछ नहीं। इतना ही मन में था। और एक वो लोगों की सेवा करने का जो भाव था कि चिकित्सक को लोग भगवान कहते हैं। MS के बाद मेरी पहली पोस्टिंग ही गोहाना में हुई। रोहतक मेडिकल कॉलेज से मैंने MS किया और 10 दिन बाद ही मेरी यहाँ पोस्टिंग हो गई। तो 6 वर्ष तक मैंने गोहाना के सिविल अस्पताल में कार्य किया। उसके बाद मैंने अपना प्राइवेट क्लिनिक खोला। शुरू में रेंटेड सेटअप था और मैं कहूँ कि बड़ा सौभाग्य और संयोग की बात है कि मेरी पत्नी भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है और वो मुझे प्रतिदिन ये प्रेरित करती रहती थी कि हम लोग जो समाज के प्रति इतनी गतिशील रहते थे तो हमें कुछ ना कुछ समाज को अपनी तरफ से योगदान देना चाहिए। और शहीद भगत सिंह जैसे एक महापुरुष का, जो मेरा मानना है कि 20वीं शताब्दी में हमारी धरती पे भारतवर्ष के एक महानतम सपूत थे, तो ऐसे व्यक्ति का जब हम नाम भी लेते हैं तो हम उनके जीवन चरित्र से सीखते हुए कुछ तो अपना समाज के प्रति करें, अन्यथा ऐसे व्यक्तित्व का नाम लेने का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी जो भावनाएं थी, इनको लेकर के हमने अपना यहाँ पर काम करना शुरू किया। ये डॉक्टरी पेशा डॉक्टर साहब ऐसा चीज़ है कि आमतौर पर मुनाफे का काम है, खर्च भी बहुत आता है। तो जैसे अगर जिस तरह से स्थिति है देश में, स्वास्थ्य की बहुत ही बुरी हालत है, बहुत पैसा लेते हैं। मैं आपके यहाँ देख रहा था 200 रुपये में एक्सरे, 200 रुपये में अल्ट्रासाउंड, 50 रुपये में ECG। तो यह तो न्यूनतम रेट है। तो फिर जो दूसरे अस्पताल हैं उनके लिए थ्रेट भी होता होगा या कैसे? देखो, मेरे लिए जो एक
गतिशीलता का कारण है, वो मेरे लिए फैक्टर नहीं कि बाकी अस्पतालों में क्या होता है। मेरे घर का खर्चा चलता है, मेरे कर्मचारियों का जीवन यापन हो रहा है, उसके अलावा मेरी सबसे अधिक प्राथमिकता इस देश के 90% जो मज़दूर, किसान और गरीब लोग हैं उनका जीवन को लेकर के है। मैं बहुत बार देखता हूँ कि मेरी इस प्रैक्टिस में अनेक मरीज ऐसे होते हैं जो कर्ज लेकर के इलाज करवाने आते हैं। अब जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं, स्वास्थ्य पर जो खर्चा है उसको प्राइस इनइलास्टिक कहते हैं कि वो तो कितना पैसा भी हम चार्ज करें, इलाज तो करवाना पड़ेगा। तो अपनी मजबूरी में मरीज़ जो हैं वो बहुत कर्जा उठा करके आते हैं। और कई बार मन में ये बात भी आती है कि सपोज कर लो एक गरीब आदमी 20,000 रुपये कर्ज लेकर के आया है, उसके पास कोई साधन नहीं है, अब अस्पताल में खर्चा हो ही गया, क्या पता उसको बाद में कर्ज उतारने के लिए किस स्तर तक जाना पड़े, उसे बंधुआ होकर काम करना पड़े। हो सकता है उसके परिवार की किसी महिला को एक वेश्यावृत्ति सरीखे काम से गुजर जाना पड़े। तो मन में ये बात भी आती है कि इतना गरीब समाज हमारा है, अगर हम उसके प्रति कुछ भी योगदान, सकारात्मक योगदान करते हैं तो वो किसी न किसी रूप में ज़रूर फलित होगा। डॉक्टर साहब, जिन चीज़ों की आप चर्चा कर रहे थे अभी, जो जिक्र कर रहे थे, मतलब वह मानवीयता, वह संवेदनशीलता, लोगों से यह जुड़ाव, लोगों का यह फ़िक्र, ये सब कहाँ से आया? देखो, इसमें 3-4 फैक्टर्स हैं। एक तो मेरे पिताजी स्वयं बहुत विद्वान और वैद्य थे और वो ताउम्र लगभग नाम मात्र पैसा कमा करके अपनी प्रैक्टिस करते रहे और वो हमें भी यूँ कहते रहे कि आप एक सादा जीवन जिएं, स्वाभिमान से रहें और अपना लोगों से कम यथासंभव कम से कम पैसा चार्ज करें, वो सिखाते थे। दूसरा, इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी हस्ती हुई है, शहीद भगत फूल सिंह, जिन्होंने यहाँ पर कन्या गुरुकुल स्थापित किया और अब वो गुरुकुल इतना विशाल हो गया है, वो अब यूनिवर्सिटी बन गई है और वहाँ उत्तर पश्चिम भारत की हजारों छात्राएँ लगभग मुफ्त शिक्षा ग्रहण करती हैं। तो उन व्यक्ति ने, उन्होंने अपने पटवारी की नौकरी छोड़ी, अपना सर्वस्व त्याग किया और इस क्षेत्र के अंदर एक शिक्षा का बड़ा वट वृक्ष लगा दिया। हाँ, शहीद भगत फूल सिंह हुतात्मा थे, तो जिसमें मेरी पत्नी ने भी फिर शिक्षा दी, जो शिक्षक यहाँ पर रहीं और यहीं से सेवानिवृत्त हुई। तो उनके जीवन का हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। इसके अलावा छात्र जीवन में ही हम चूँकि वामपंथी आंदोलन से जुड़े, तो एक मार्क्सवादी दर्शन जो था, जो एक गरीबों का, मज़दूरों का, किसानों का, उनका दर्शन था, उसने हमें ये दिशा प्रदान करी कि समाज में जो मूल्य पैदा करता है, जो पैदा करने वाली शक्तियां हैं, वो गरीब लोग, किसान, मजदूर ही हैं और हम जो कुछ हैं आज उनकी श्रम की बदौलत हैं। तो उनके प्रति हमारा दायित्व बनता है। एक ये बड़ा बोध रहा और उसके बाद सबसे अधिक प्रभाव रहा शहीद भगत सिंह का। 70s में जो शहीद भगत सिंह के लेख हमें उपलब्ध हुए, मैं नास्तिक क्यों हूँ से लेकर के, और उनका बम का दर्शन और सारा जो उनका राजनीतिक चिंतन जो हमें मिला, तो उसको लेकर के हम यूँ मानो कि कृतकृत्य हुए और समाज के प्रति अपनी कृतज्ञता का भी एहसास हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइए, बीच में आपने एक बारीक शब्द कहा कि हम मतलब सामाजिक देन है, मतलब सामाजिक लोगों की देन है। मानते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर होना व्यक्तिगत मेहनत के बदौलत होता है, आप कह रहे हैं कि हम समाज की बदौलत हैं। देखो, मैं ये बात ऐसे समझाऊंगा कि मनुष्य तो जब पैदा होता है उसको तो आप एक कच्चा घड़ा, मिट्टी ही मानो। एक डॉक्टर के बनने तक 18-20 साल में और पोस्ट ग्रेजुएशन करने तक 20-25 साल तक, मैं कहता हूँ न जाने कितने शिक्षकों का पहली क्लास से परिवार के अलावा पहली क्लास से लेकर के और MS और MD करने तक हजारों हजार शिक्षकों का योगदान होता है। और जो सारा ज्ञान वो प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान के को निर्मित करने में समूची मानवता का योगदान होता है। तो जब व्यक्तिगत उपलब्धियां भी सामाजिक उत्पादन, व्यक्तिगत प्रयास भी होता है, लेकिन समग्रता में व्यक्तिगत प्रयास जो है वो सामाजिक योगदान की तुलना में कहीं कम होता है। जो सेल्फ मेड बात हम कहते हैं वो एक सतही बात है कि मैं तो सेल्फ मेड आदमी हूँ। हकीकत में इसमें सेल्फ वाला तत्व कम है और सोशल तत्व बहुत ज़्यादा होता है।
अब जब यह अस्पताल आप शांति अस्पताल गोहाना में चला रहे हैं, मैं देख रहा था तमाम मरीज हैं, सब लोग हैं, तो होता ये है कि एक चीज़ आगे भी बढ़नी चाहिए। तो उस सिलसिले को बढ़ाने के लिए, इस परंपरा को बढ़ाने के लिए, ऐसा ना हो कि कहानियाँ लिखी जाएँ सिर्फ 10 रुपये में एक डॉक्टर देखता था और उसके बाद बात ख़त्म हो जाए आज से 20-30 साल बाद। तो उस सिलसिले को बनाए रखने के लिए, ये एक स्वास्थ्य की परंपरा को बनाए रखने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं या क्या मिल रहा है, उम्मीद क्या दिख रही है? देखो, मेरे पास पिछले 25 वर्षों से बहुत बच्चे बच्चियाँ नर्सिज हैं, डॉक्टर्स हैं, बीएमएस करने के बाद जो डॉक्टर्स आते हैं, बहुत से अपने अस्पताल में काम सीख करके जाते हैं और वो अपने क्षेत्रों में जा कर के प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। एक तो उनके ऊपर भी हमारे संस्थान का प्रभाव रहता है, हमारे चरित्र का प्रभाव रहता है और वो उस तरह से योगदान करते हैं। हाँ, और दूसरी बात ये है कि इन चीज़ों के बड़े अदृश्य प्रभाव भी होते हैं। एक दृश्य है, एक टेंजिबल है, लेकिन इन चीज़ों के प्रभाव जो हैं समाज के अंदर व्याप्त भी होते हैं और उसको देख करके अनेक लोग प्रयत्नशील हो जाते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि इस प्रकार के प्रयास चहुं दिशा में चल रहे हैं। मेरे पास एक बार मध्य प्रदेश से ही चिकित्सक का फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मैंने कहा आप आइए, और बोले कि मैं आपके क्रिया पद्धति देख करके मैं स्वयं भी इस किस्म का एक क्लिनिक चलाना चाहता हूं। तो मेरे ख्याल ये प्रभाव समाज में रहते हैं। हाँ, और आगामी पीढ़ी भी हमारे से बेहतर करेगी। और एक मेरे को उम्मीद और है कि जिस प्रकार स्वास्थ्य क्षेत्र से लेकर के हर क्षेत्र में संकट आया हुआ है, एक व्यवस्थागत संकट है, तो मुझे लगता है कि अब वो समय भी दूर नहीं है जब व्यवस्थाओं में परिवर्तन होंगे और लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा उच्चतम स्तर तक ये मुफ्त में ही उपलब्ध हो जाएंगी। तब हमारे जैसे अस्पतालों का एक औचित्य ही खत्म हो जाएगा। आखिरी सवाल ये कि जैसे अस्पताल हैं, कर्मचारी हैं, तो नए डॉक्टर्स चाहिए, वो लोग क्या, जैसे आप वॉलेंटियरली या एक पारिवारिक न्यूनतम खर्च में जुड़े और इस काम को किया, क्या इस तरह के लोग भी आपके साथ जुड़ रहे हैं इस तरह का, या थोड़ी कमी देख रहे हैं आप? एक्चुअली मेरे अस्पताल में जितने कर्मचारी हैं उनमें से अधिकांश वो इस बात को समझते हैं कि हम ना सिर्फ एक अपना जीवन यापन के लिए कार्य कर रहे हैं, बल्कि एक छोटा मोटा मिशन की भावना भी हमारे मनों में है। तो मेरे सारे कर्मचारी भी, मेरे असिस्टेंट्स भी उसी भाव से काम करते हैं। इसलिए जब सामूहिक रूप से ये सारी प्रक्रिया संभव हो पाती है, नहीं तो ये नामुमकिन है। मतलब यह उपलब्धि भी आपकी व्यक्तिगत नहीं है, एक सामूहिक उपलब्धि है। और सब कुछ आप अपने चिकित्सा पेशा से जुड़े हुए डॉक्टरों को खासकर, क्योंकि लूट रहे हैं डॉक्टर, आप भी देख ही रहे होंगे, क्या युवा पीढ़ी जो डॉक्टरी पेशा पढ़ के आ रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी गट फीलिंग ये है कि युवा पीढ़ी जो आ रही है वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। सिर्फ एक फैक्टर नेगेटिव है कि जो हेल्थ सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइजेशन है। तो जो डॉक्टर्स पढ़ करके भी आते हैं उनके डॉक्टर्स बनने में भी बहुत खर्चे होते हैं। हम तो मानो मुफ्त में ही चिकित्सक बन गए। तो इस हिसाब से मन में एक बात तो ये काम करती है कि इतना पैसा लगा है तो कुछ ना कुछ अर्जित किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ मैं कहता हूँ कि सामाजिक स्थितियों का भी प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता ही है, न्यूनाधिक। और वो भी क्योंकि संवेदनशील हैं, जीवंत मनुष्य हैं, तो वो भी सामाजिक स्थितियों के हिसाब से ज़्यादा मैं कहता हूँ लोगों के प्रति हृदयानुभूति रखेंगे और ज़्यादा अपना समाज को योगदान देवेंगे, ऐसा मेरा सोचना है। जन ज्वार, जनता की